हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे और आज का हमारा ये सेशन है एक डाउट सेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसका रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आपके जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। तो आज का हमारा ये जो डाउट सेशन है वो डेडिकेटेड है क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप ही बच्चों की तरफ से जो भी डाउट्स आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सारे डाउट्स तो एक ही साथ एक सेशन में क्लियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ मेजॉरिटी डाउट्स को मैं आज के इस सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक हमें इस डाउट सेशन में पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी डाउट्स आए हैं आपके मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, अधिकतर डाउट्स एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीज एक्सप्लेन फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्शन। राहुल राज भी पूछ रहे हैं व्हाई रिफ्रैक्शन कॉजेज चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। गोलू कुमार ने पूछा है कि माय डाउट इज व्हेन द लाइट फॉल ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। सजद ने भी पूछा है कि व्हेन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। और इसके अलावा भी कई सारे डाउट्स हैं, मैंने उन सबके स्क्रीनशॉट नहीं लगाए हैं, कुछ ही सिलेक्टिव डाउट्स के मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा करके दिखाया है कि मेजॉरिटी डाउट्स रिफ्रैक्शन टॉपिक से ही आए हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को ही एक बार समझ लेते हैं। इतने सारे डाउट एक ही टॉपिक से आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अभी तक मैं आपको एक ही चीज़ बताती आई हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ही लाइट एक से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि जिस ओरिजिनल पाथ को उसको फॉलो करना रहता है वो उस ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती है, कहीं और ही चली जाती है, कहीं और जाकर के भटक जाएगी। ठीक है, इसको हम लाइट की बेंडिंग कहते हैं और लाइट की बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, किसी चीज़ को सुनने में और अपनी आंखों से उस चीज़ को देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कई बार मैं इसकी थ्योरी आप सभी को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मैम ने बोला है कि लाइट की बेंडिंग हो जाती है जैसे ही वो एक से दूसरे मीडियम में जाती है और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या एग्जैक्टली सच में ऐसा होता है कि लाइट जैसे ही एक से दूसरे मीडियम में जाएगी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी? हमने तो कभी ऐसा होते हुए देखा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लें? तो एक काम करते हैं, बहुत हो गई थ्योरी पढ़ना, अब हम लिटरली एक एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं कि अभी तक जो हमने रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में पढ़ा है कि हाँ लाइट की जो बेंडिंग है जैसे ही वो एक से दूसरे मीडियम में जाती है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस रिफ्रैक्शन को हम आज के इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन होता कैसे है। क्या सच में लाइट जैसे ही एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी? ये हम सीखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। तो अब हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए है एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब क्या? ग्लास की बनी हुई एक ट्रांसपेरेंट पट्टी, ठीक है। और साथ ही साथ हमको चाहिए है एक लेज़र लाइट। अब ये दोनों ही हमारे आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपैरेटस हो गए हैं हमारे। अब इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से देखने के लिए हमें करनी होंगी लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ हो गई हैं। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में आपको दो ऑब्जर्वेशंस दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले मुझे अपनी लेज़र लाइट के सामने से ये ग्लास स्लैब को हटाना पड़ेगा। तो अभी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको लेज़र लाइट का यहाँ पे पाथ क्लियरली विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो देखो हमारी जो लेज़र लाइट है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। कहीं भी आपको ये दिखाई नहीं देगा कि हमारी जो लेज़र लाइट है वो बेंड कर रही है, कहीं मुड़ रही है, कहीं टर्न ले रही है ना। ये हो गया क्या? एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा। अब मैं क्या करती हूँ, इस लेज़र लाइट के सामने रख देती हूँ हमारी ग्लास स्लैब। तो जैसे ही हमने ग्लास स्लैब रखी हमारी लेज़र लाइट के सामने, तो यहाँ पे हमको अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन दिखने लगा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है।
ध्यान रखना यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन में लाइट सरफेस से टकरा करके वापस आ जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में लाइट टकरा करके वापस नहीं आती है। इनफैक्ट जिस सरफेस से वो टकराई है, टकराने के बाद उसी सरफेस के अंदर घुस जाती है। तो हमारी जो लेज़र लाइट है वो भी एग्जैक्टली यही कर रही है, ग्लास स्लैब के सरफेस से टकरा करके वो ग्लास स्लैब के अंदर ही घुस रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, लाइट ग्लास स्लैब के अंदर गई है तो दूसरी तरफ से बाहर भी तो निकलेगी, लेकिन जब ये लाइट, लेज़र लाइट ग्लास स्लैब के बाहर निकली तो इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। यानी कि यहाँ पे लेज़र लाइट अपने पाथ से भटक गई, डेविएट हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ को लाइट फॉलो नहीं कर पाई, है ना। हमेशा हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ये चीज़ हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली विजिबल है कि हमारी जो लाइट है वो क्या कर रही है, जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर गई उसके बाहर निकली, बाहर निकलते हुए उसकी जो पाथ है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। उसको जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है और हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई है कि डेफिनेटली जब हमारी लेज़र लाइट एयर से ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी, इनिशियली हमारी लेज़र लाइट कहाँ से आ रही है, देखो एयर के मीडियम से आ रही है ना। मीडियम के बारे में हम और आगे बात करेंगे। तो एयर भी क्या है, एक मीडियम है, और ये जो ग्लास स्लैब है ये भी किससे बनी है, ग्लास की बनी है, तो ये दूसरा मीडियम है। तो इनिशियली जब हमारी लाइट एयर से आ रही थी और किसके अंदर गई, दूसरे मीडियम यानी कि ग्लास स्लैब के अंदर गई, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो गई, भटक गई, और वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने एक चीज़ समझ ली है कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं कर पाती है, बेंड हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे हम समझते हैं कि आखिर ये लाइट की बेंडिंग क्यों हो रही है। अब अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा है उससे एक चीज़ तो यहाँ पे 100% प्रूव हो गई है कि लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। जहाँ जाना चाहिए, जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइट को कि वो जाएगी, लेकिन वो वहाँ नहीं जाती, कहीं और ही मुड़ जाती है, कहीं और ही बेंड हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज़ तो समझ ही ली है कि हाँ, एक से दूसरे मीडियम में जाने के कारण लाइट की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ आज के बाद हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठने वाली है। अब कोई भी अगर आपसे बोलेगा कि क्या बताओ लाइट की बेंडिंग होती है एक से दूसरे मीडियम में जाने में, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट से इस बात को सीखा है, खुद अपने आंखों से लाइट की बेंडिंग होते हुए देखी है, तो इसलिए हमें पता है कि बेंडिंग लाइट की होती है। अब सवाल ये है, एक चीज़ क्लियर होगी ना कि लाइट की बेंडिंग होती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लाइट की बेंडिंग होती क्यों है। जैसे ही हमने अपनी लेज़र लाइट को ग्लास स्लैब से पास करवाया, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहूँ, सपोज ये क्या थी, हमारी ग्लास स्लैब थी, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब का इसका नाम भी रख देते हैं, क्या नाम रखेंगे, ABCD। तो हमारे पास जो ग्लास स्लैब है उसका नाम है ABCD। हमारे पास ये ग्लास स्लैब थी। अब इस ग्लास स्लैब के AB सरफेस पे हमने क्या किया था, लेज़र लाइट स्ट्राइक करवाई थी, कुछ इस तरीके से, है ना। ग्लास सरफेस जो हमारे पास जो ग्लास स्लैब है उसके AB सरफेस पे हमने एक लेज़र लाइट इंसिडेंट करवाई थी, स्ट्राइक करवाई थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो इंसिडेंट रे है ये कैसे जाएगी, ये लेज़र लाइट हमारी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी, है ना। लेकिन हुआ क्या, हमारी जो लेज़र लाइट है उसने तो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लिया, वो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये लाइट की बेंडिंग क्यों हुई। देखो, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि लाइट हमेशा एक मीडियम में ट्रैवल करती है। मीडियम मतलब क्या, मीडियम मतलब कि एक ज़रिया, लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक ज़रिया चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। आप सभी अपने रूम में जब पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो एक लैम्प है ना, स्टडी लैम्प या एक ट्यूब लाइट, एक बल्ब जला करके बैठते हो। सपोज आपके रूम में एक ट्यूबलाइट जल रही है। अब उस ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो आप तक पहुंच रही है, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए है। तो आप खुद ही सोच के बताओ कि अगर आपके रूम की सीलिंग पे जो ट्यूबलाइट जल रही है उसकी लाइट अगर आप तक पहुंच रही है, तो यानी कि लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो किस मीडियम में कर रही है,
क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें कोई मीडियम अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर लाइट, ट्यूब लाइट की लाइट हम तक कैसे पहुंच रही है सीलिंग से? तो उसका जवाब ये है कि भले ही आपको अपने अराउंड मीडियम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम है ही नहीं, मीडियम है। और वो मीडियम कौन है? वो मीडियम है एयर। एयर भी क्या होता है? एक मीडियम होता है। तो आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, ऊपर जो है एक ट्यूबलाइट जल रही है सीलिंग पे, और उसकी लाइट आप तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? ट्रैवल करके पहुंच रही है। और किस मीडियम के थ्रू वो पहुंच रही है? तो एयर मीडियम के थ्रू लाइट ट्रैवल करके आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमने दूसरी नई बात सीखी कि आप बोल सकते हो कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारी जो इनिशियली लेज़र लाइट थी वो कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी एक एयर वाले मीडियम से। एयर वाले मीडियम से जैसे ही वो आई, हमारे ग्लास स्लैब पे टकराई, टकराने के बाद वो वापस नहीं पलटी। यही फ़र्क होता है रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में। होता क्या है, रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा करके वापस चली जाती है। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज ये हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, जैसे इस पे लाइट आएगी टकरा करके वापस चली जाएगी और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जब बारी आती है रिफ्रैक्शन की, तो लाइट टकरा करके वापस नहीं जाती है, लाइट जिस सरफेस पे टकराई है ना, उसी सरफेस के अंदर घुस जाती है, टकरा करके वापस नहीं जाएगी रिफ्रैक्शन में। जिस सरफेस पे लाइट ने स्ट्राइक किया है उसी सरफेस के अंदर घुस जाएगी हमारी लाइट। तो एग्जैक्टली हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें यही हुआ था कि जो लेजर लाइट थी वो एयर मीडियम से ट्रेवल करके आई, जैसे ही ग्लास स्लैब के AB सरफेस पे उसने स्ट्राइक किया, वो टकरा करके भागी नहीं। हुआ क्या, वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर गई। ठीक है, ग्लास स्लैब के अंदर हमारी लेजर लाइट एंटर कर गई। अब आप खुद ही सोचो, इनिशियली वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी? एयर वाले मीडियम में। लेकिन ग्लास स्लैब के अंदर आने के बाद क्या लाइट का मीडियम चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब जो लाइट है उसका मीडियम क्या हो गया है? अब उसका मीडियम हो गया है ग्लास। अब क्या हो गया उसका मीडियम? ग्लास। तो पहले मीडियम कौन सा था? एयर। जैसे ही वो ग्लास स्लैब के अंदर आई तो कौन सा मीडियम हो गया? ग्लास हो गया। यानी कि डेफिनेटली लाइट का जो मीडियम है, जब वो ट्रैवल कर रही है लाइट, तो उसके ट्रैवलिंग के दौरान, उसके रूट के दौरान उसका जो मीडियम है वो चेंज हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने 2 बातें सीखी हैं, कंक्लूड कर देती हूँ मैं। पहली चीज़, जब एक से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी बेंडिंग होती है, किस तरीके से उसका मीडियम चेंज हो रहा है वो भी हमने सीख लिया। अब सवाल ये है कि होने दो मीडियम चेंज, मीडियम तो चेंज होता ही रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन लाइट बेंड हुई तो हुई कैसे? इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज हुआ, लाइट के ट्रैवलिंग की जो स्पीड थी, लाइट के ट्रैवलिंग की जो स्पीड थी वो चेंज हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक मीडियम में ट्रैवल करती है। अभी हमारी लाइट जो है वो एयर वाले मीडियम में ट्रैवल कर रही थी इनिशियली, जब तक कि हमारी लाइट ग्लास स्लैब के ऊपर नहीं गिरी थी, है ना। तो हुआ क्या था कि लाइट जो है एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, और एयर मीडियम में, या आप उसको वैक्यूम मीडियम भी बोल सकते हो, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस चीज़ को आपको कभी नहीं भूलना है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स जब आते हैं ना तो उसमें लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम गिवन नहीं रहती है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये वैल्यू याद होगी, तो इसलिए आपको ये याद रखनी है। तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? एयर में, वैक्यूम में। कितनी होती है? तो इतनी होती है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है एयर में, इसका मतलब क्या है कि अब हमारी लाइट चाहे किसी भी दूसरे मीडियम में क्यों ना चली जाए, चाहे ग्लास के अंदर चली जाए, चाहे पानी के अंदर चली जाए, चाहे ऑयल के अंदर चली जाए, उसकी स्पीड क्या होने वाली है? कम ही होने वाली है, कभी भी बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड हमने यहाँ पे लिख दी है। कहाँ हो रही है? एयर में हो रही है, एंड दैट इज इट। अब कहीं भी जाएगी लाइट किसी भी मीडियम में, उसकी स्पीड क्या होने वाली है? कम ही होने वाली है। तो जो यहाँ पे चीज़ चेंज हो रही है लाइट की एक से दूसरे मीडियम में जाने पर, वो चीज़ क्या है? वो है लाइट की स्पीड। और जो भी लाइट की बेंडिंग हो रही है ना, वो क्यों हो रही है? लाइट की इसी स्पीड के कारण हो रही है। अब पहले इसको समझो कि लाइट की स्पीड चेंज क्यों हो रही है। ठीक है, हुआ क्या कि जब लाइट हमारी एयर में ट्रेवल कर रही थी, तो एयर के बारे में हमने क्लास 9 से पढ़ा है कि एयर क्या होता है? गैसेस का एक मिक्सचर होता है।
है ना, हमारे अराउंड जो एयर है उसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आपसे बात करते करते मैं ब्रीदिंग भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रही हूँ और ऑक्सीजन को मैं अपने एयर से, सराउंडिंग एयर से इनहेल कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मेरे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कुछ वाटर वेपर्स भी होंगी, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, उसमें बहुत तरीके के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो लाइट को जब भी ट्रैवल करना होता है ना एयर में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी रोड जिसमें गाड़ियां तो हैं, लेकिन गाड़ियां कैसी हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो अगर आपको उस रोड पे तेज रफ्तार से ट्रैवल करना होगा, हाई स्पीड के साथ अपनी गाड़ी भगानी होगी, तो आप भगा सकते हो। क्यों भगा सकते हो? क्योंकि ऐसा नहीं कि गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन बहुत दूर दूर हैं। तो आप जो है ना ओवरटेक करते 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 हाई स्पीड के साथ उस रोड पे निकल सकते हो तेज रफ्तार के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है, और अभी के लिए हम ग्लास स्लैब को ले रहे हैं अपना दूसरा मीडियम, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, एक कांच की बनी हुई पट्टी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ग्लास स्लैब किसकी बनी होगी, ग्लास के पार्टिकल्स की बनी होगी। और आपको याद है क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, एक गैसियस, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो एयर क्या है, गैस है, और ये जो हमारे पास ग्लास स्लैब है ये क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड में हमने पढ़ा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली कंबाइंड होते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट ग्लास स्लैब के अंदर आई, वो जैसे ही आई ग्लास स्लैब के अंदर, उसको ये रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो गजब ट्रैफिक है, हर कदम पे एक नया पार्टिकल, एक नया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं यहाँ पे इस दूसरे वाले मीडियम में अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ तो किसी भी हालत में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मीडियम अब चेंज हो गया है। जो दूसरा मीडियम है वो कैसा है, डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है, या अगर मैं बोलूँ कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ कितनी घनी है ना। हम बोलते हैं कि डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घना जंगल, बहुत सारे पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं और बहुत पास पास हैं, और एक बार कोई डेंस फॉरेस्ट में गया, घने जंगल में गया, वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और वहीं अगर मैं बोलूँ कि एक जंगल है जो कि कम घना है, इसका मतलब क्या है कि लेस डेंस है, यानी कि पेड़ तो वहाँ भी होंगे लेकिन थोड़े दूर दूर होंगे। तो अगर कोई इंसान जाता भी है उस कम घने जंगल में, तो उसके वापस लौटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो डेंसिटी का मतलब समझ में आया कि कोई चीज़ कितनी घनी है। तो जैसे ही लाइट ग्लास स्लैब के अंदर आई, उसे रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे तो गजब ट्रैफिक है, पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हैं, यानी कि ये मीडियम कैसा है, ये डेंसर है। डेंसर क्यों बोला, क्योंकि जिस मीडियम से वो इनिशियली आ रही थी ट्रेवल करके, वो लेस डेंस था। इसका मतलब क्या है कि वो एक रेयरर मीडियम था। तो लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आई है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसीलिए उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि लाइट की बेंडिंग हो रही है। लाइट की बेंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक से दूसरे मीडियम में जाने से क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है। जैसे एयर की डेंसिटी अलग होगी, ग्लास स्लैब की डेंसिटी अलग होगी। अगर हम पानी ले लें एज अ मीडियम, तो उस पानी की भी डेंसिटी अलग होगी। अगर हम ऑयल ले लें तो ऑयल की भी एज अ मीडियम कोई अलग डेंसिटी होगी। इनफैक्ट आप डिफरेंट ऑयल्स को आपस में कंपेयर करोगे, एक रिफाइंड ऑयल को कंपेयर करोगे पेट्रोल या डीजल के साथ, तो उन तीनों की ही अलग अलग अपनी डेंसिटी होगी। तो सब मीडियम की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, और जैसे ही लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है मीडियम में, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर स्पीड चेंज हो भी रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है लाइट को, उसे कौन सा एग्ज़ाम देना है। लाइट को एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन लाइट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सपोज ये क्या है, एक Z पॉइंट है, और इस Z पॉइंट तक मेरी लाइट को पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है, अच्छी खासी लाइट आ रही थी, लेकिन बीच में हमने क्या करा, एक ग्लास स्लैब रख दिया। तो लाइट इनिशियली कहाँ से आ रही थी, एयर
एयर अपने मीडियम से ट्रेवल करती हुई आ रही थी जहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी, मैक्सिमम थी, लेकिन उसके रास्ते में हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया। अब हुआ क्या, लाइट जो है इस ग्लास स्लैब के अंदर घुसी, अंदर उसको रियलाइज हुआ कि ओफो हम तो जो है एक डेंसर मीडियम में आ गए हैं, यहाँ पे तो मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण पार्टिकल ज़्यादा है प्लस बहुत पास पास भी हैं, जिसके कारण हमारी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। अब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि हमें तो अपनी मंजिल तक पॉइंट Z तक पहुंचना था, लेकिन हम लेट पहुंचेंगे। लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जो है ना बहुत ही पंक्चुअल होती है, और पंक्चुअलिटी भी उसकी कुछ ऐसी होती है कि ना उसको समय के पहले पहुंचना है ना समय के बाद पहुंचना है। एग्जैक्ट अगर किसी ने 2 बजे बुलाया तो वो 2 बजे ही पहुंचेगी, ठीक है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। तो लाइट को ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो हम दूसरे मीडियम में फंस गए हैं और यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो कम हो गई है, लेकिन हमें तो क्या करना है, टाइम पे पहुँचना है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर हम स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं और जिस रूट से हम रेगुलरली जाते हैं उस रूट पे अगर हमें बहुत ट्रैफिक मिलता है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। तो लाइट भी क्या करेगी, लाइट भी एक शॉर्टकट ले लेगी। और कैसा शॉर्टकट, वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी। एक बच्चे का सवाल ये भी था कि मैम नॉर्मल क्या होता है, तो भाई एनी रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी रे भी नहीं, लाइन बोलनी चाहिए, तो कोई भी ऐसी लाइन जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरी इंसिडेंट रे थी उसने मेरी ग्लास स्लैब को AB सरफेस पे स्ट्राइक किया था, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया था उसको मैं बोलती हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने एक पर्पल कलर की क्या बना दी है, नॉर्मल बना दी है। तो हुआ क्या, लाइट जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर गई उसको ये रियलाइज हुआ कि अरे यार यहाँ तो हम गलत फंस गए हैं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम ले लेते हैं एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या लिया उसने कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इनिशियली लाइन को, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, लाइट को कुछ इसी तरह से ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब है कि लाइट ने क्या ले लिया है, एक शॉर्टकट ले लिया है। ठीक है, क्यों लिया शॉर्टकट, क्योंकि उसको देरी हो रही थी। अब इस चीज को और अच्छे से समझो। अब हुआ क्या, ये लाइट जो है इसको अब हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो चुका है। यही तो होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था हमेशा कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो भाई रिफ्रैक्शन हो चुका है, लाइट ऑलरेडी बेंड हो चुकी है, वो शॉर्टकट ले चुकी है, वो नॉर्मल की तरफ झुक चुकी है। तो अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जिंदगी भर ग्लास स्लैब के अंदर थोड़ी ना रहने वाली है, अब ये ग्लास स्लैब के बाहर भी निकलेगी। क्यों, क्योंकि इसको तो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट Z तक पहुंचना है। तो होगा क्या, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये CD सरफेस, जो हमारा ग्लास स्लैब है उसके CD सरफेस पे पहुंचेगी। ठीक है, पहुंचने के बाद सपोज पॉइंट E पे इसने हमारी CD सरफेस को, ग्लास स्लैब की CD सरफेस को स्ट्राइक किया है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी मैं क्या करती हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी लाइट से, ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट से, कि ये कैसे ट्रैवल करे, ये कुछ ऐसे ऐसे सीधे जो अपने ओरिजिनल पाथ के अलोंग आ रही थी उसी ओरिजिनल पाथ के अलोंग ये ग्लास स्लैब के बाहर निकल जाए। लेकिन हुआ क्या, लाइट ने फिर पलटी मारी। पलटी क्या मारी, इसने अपना जो पाथ है वो फिर चेंज कर लिया। अब सवाल ये है कि अब जरूरत क्या पड़ गई थी लाइट को अपने पाथ से डेविएट होने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट की प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंचेगी, ना पहले ना ज़्यादा ना देर बाद। तो हुआ क्या कि उसने शॉर्टकट ले लिया। अब शॉर्टकट लेते ही जैसे ही वो बाहर निकली ग्लास स्लैब के, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो हम जल्दी पहुंच गए हैं। ग्लास स्लैब के अंदर हमारी स्पीड कम हो गई थी इसलिए हमने शॉर्टकट ले लिया था, लेकिन अब जैसे ही ग्लास स्लैब के बाहर हम पहुंच रहे हैं तो पहुंच के हुआ क्या, उसको रियलाइज़ हुआ कि अब हम अपने फेवरेट मीडियम में आ गए हैं। अब हम दोबारा से कहाँ आ गए हैं, एयर में आ गए हैं, और इस एयर में हमारी स्पीड क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड होने का मतलब ये है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचना है, उसको तो एग्जैक्ट 2 बजे ही पहुंचना है। तो होगा क्या, लाइट सोचेगी एक काम करते हैं, जब स्पीड कम हो रही थी, जब देर हो रही थी तो हमने शॉर्टकट लिया था, अब जब ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी पहुंच रहे हैं तो एक काम करते हैं, अब हम एक लॉन्ग रूट लेते हैं। लॉन्ग रूट लेने का मतलब क्या है कि अब वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। शॉर्टकट का मतलब है नॉर्मल के पास आना, और लॉन्ग रूट लेने का मतलब है नॉर्मल से दूर चले जाना। तो अब हमारी जो इंसिडेंट
या आप बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब में दो बार रिफ्रैक्शन होते हुए दिखाई देगा, एक बार ऊपर वाले सरफेस पे और एक बार पैरेलल वाले सरफेस पे, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, जब हमारी लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, यानी कि एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा, जब हमारी लाइट ग्लास स्लैब से दोबारा कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, यानी कि एक डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। तो क्या आपको पूरा रिफ्रैक्शन समझ में आया? एक बार मैं फटाफट से समराइज कर देती हूँ जो भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट की बेंडिंग होती है। लाइट की बेंडिंग कब होती है, जब वो एक से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, या तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी या वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। सवाल ये है कि आखिर ये लाइट की बेंडिंग होती क्यों है? वो इसलिए होती है क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अलग अलग मीडियम की क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। बेसिकली जितना ज़्यादा डेंस होगा मीडियम, उतनी ही कम उसमें लाइट की स्पीड होती है। आई रिपीट, एक मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होता है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर लाइट की स्पीड कम हो गई है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा हमें कि लाइट की जो अपना जो रूट है लाइट को वो बदलना पड़ेगा, है ना। अगर स्पीड कम हो रही है, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम अपने रूट को चेंज करते हैं ना, तो लाइट को भी अपने रूट को चेंज करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना पड़ेगा, और इसी डेविएशन को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, उसको हम कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। आई होप अब इसमें किसी को भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के हमने थ्योरी तो पढ़ी ली है और एक्सपेरिमेंट भी साक्षात अपनी आंखों से देख लिया कि हाँ एग्जैक्टली कि मैम ने जो है ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था अपने स्टूडेंट्स के साथ। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जैसी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी। क्यों डेविएट हो जाती है? डेविएशन कैसे हो सकता है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि अलग अलग मीडियम की अलग अलग वेलोसिटी होती, अलग अलग मीडियम की अलग अलग उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी के कारण लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो कभी वो लॉन्ग रूट लेगी यानी कि नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, या कभी वो शॉर्टकट लेगी यानी कि नॉर्मल के पास आ जाएगी। जब हमारी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी कि एक ऐसा मीडियम जहाँ पे ट्रैफिक कम था और एक ऐसा रीजन जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो शॉर्टकट लेगी यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब वो एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है यानी कि एक हाई ट्रैफिक वाले रीजन से लो ट्रैफिक वाले रीजन में जाएगी, तो वो एक लॉन्ग रूट लेगी, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी, अब उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसको तो टाइम पे पहुंचना है ना, तो वो क्या करेगी, एक लॉन्ग रूट ले लेगी ताकि अपने डेस्टिनेशन तक गिवन टाइम पर ही वो पहुंचे, ठीक है। अब तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो ये रिफ्रैक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे कि द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Thus, refraction of light is the phenomena of bending of light from its original path on entering another medium. ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ में आया। अब जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, उसके भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, यानी कि देखो कोई भी चीज़ होती है ना तो उस फिनोमेना को होने के लिए ना कोई रूल्स लगते हैं। कोई भी फिनोमेना होगी तो सर्टेन रूल्स को फॉलो करके ही वो प्रोसेस होती है। तो जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा था कि लाइट जो है टकराने के बाद वापस चली जाती है, लाइट का जो बाउंस बैक होता है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन भी सर्टेन लॉज को फॉलो करता है जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन भी कैसे होता है, सर्टेन लॉज को फॉलो करके होता है। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। एक और चीज़ है, इससे पहले कि हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ें, एक और जो बच्चों का मेजर डाउट था जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो अभी हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ लेते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेंगे तो आपके लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। तो पहले रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे कि आप देख रहे होंगे, रणविजय राय ने पूछा है कि मैम कंसेप्ट बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फिर इसके बाद में रीना देवी ने भी पूछा है द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल। आदित्य गुप्ता ने भी पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल्स।
एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट्स क्वेश्चन, अनुष्का ने पूछा है, विद्यासागर ने भी यही पूछा है, ऋषभ तिवारी ने भी पूछा है। तो कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उनको हम क्लियर कर लेते हैं। और एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और वो है ये सत्यवीर सिंह ने। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंट में तो नहीं, लेकिन हाँ पहले ये सवाल आया है बोर्ड्स में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम ज़रूर से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना होगा, ठीक है। और बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक बार हम बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, फिर इसके बाद में जो सत्यवीर ने क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व। अब सवाल ये है कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो कैटेगरीज में, ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक हो गया एब्सोल्यूट और एक हो गया रिलेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बात एब्सोल्यूट की, ठीक है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम R और I शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या इसका एक सिंबल भी होता है, या तो इसको N से डिनोट किया जाता है या इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। हो सकता है कि आपकी स्कूल टीचर ने या किसी किताब में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे, तो वो भी गलत नहीं होगा। स्मॉल n या म्यू दोनों ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। अभी के लिए हम स्मॉल n ले रहे हैं, तो हमारे लिए स्मॉल n क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ना किसी मीडियम का ही होता है। मीडियम की बात हमने अभी अभी करी है कि भाई हमारी लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मीडियम का ही क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम करें क्या, कैसे समझे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो बड़ा आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, एक डैश बना दोगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक डैश बना दिया। अब इस डैश के ऊपर और नीचे आपको कुछ कुछ लिखना है ना। डैश के ऊपर की भी जगह को भरना है और उसकी नीचे वाली जगह को भी भरना है। कैसे भरेंगे, तो देखो, जब भी बात फिजिक्स या मैथ्स में कंपैरिजन की आती है, रेशियो की आती है ना। रेशियो जबकि जैसे ही आया, डिवीजन जैसे ही आया, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं। किसके बीच में, तो लाइट की स्पीड के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की जो स्पीड होती है उनको हम उसके बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट की जो लाइट है वो हर एक मीडियम में ट्रैवल करती है ना। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है, और हर एक मीडियम की डेंसिटी अलग होती है ना। पानी की डेंसिटी कुछ और होगी, तेल की कुछ अलग होगी, ग्लास की कुछ और होगी, या किसी और तीसरे किसी मीडियम की डेंसिटी कुछ और होगी। तो हर एक मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसके कारण लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो जब हम बात करते हैं किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहाँ पे हम दो मीडियम में लाइट की जो डिफरेंट स्पीड है उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं। क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो हमारे पास मीडियम होते हैं और उन दोनों ही मीडियम में हम लाइट की जो अलग अलग स्पीड है उन लाइट की अलग अलग स्पीड को हम कंपेयर करते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में जिसकी आप बात कर रहे हो। सवाल ऐसे ही आता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फिर इसके बाद में आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में आप लिख दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आ रही है आपको ये बात। सवाल ये था कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहां पे आप दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करने वाले थे। तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम एक मीडियम तो हमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। लेकिन अब ये दूसरा मीडियम क्या है, अगर हमें लाइट की स्पीड को कंपेयर करना भी है तो कैसे करें, कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट हमें दो मीडियम तो चाहिए ना। तो दूसरा मीडियम कौन है, तो दूसरा मीडियम है एयर।
और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आप एक मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, लाइट की मैक्सिमम स्पीड के साथ, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसके बीच में, तो लाइट की स्पीड इन वैक्यूम टू द लाइट की स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आप चर्चा कर रहे हो, उसी मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर लो क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट जो वर्ड है ना वो हम तब लेते हैं जब हम एक किसी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, किसी मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे हम लाइट की मैक्सिमम स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक्स वाई जेड कोई भी मीडियम ले लो, उसमें जो लाइट की स्पीड होगी उसके साथ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शॉर्ट में आर आई लिखते हैं, इसको हम स्मॉल एन या आप इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन, अभी के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है। अब अभी ये जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है स्मॉल एन, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि अभी इसके नीचे मुझे सबस्क्रिप्ट में क्या लगाना पड़ेगा, वाटर लगाना पड़ेगा। वाटर का यहाँ पे मैंने इनिशियल लिया है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है जो कि क्या है, W है। ठीक है, तो NW मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये है एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि रेशियो है किसके बीच का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ऑयल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम ऊपर तो जो है लाइट की स्पीड इन एयर ही रहेगी, लाइट की स्पीड इन एयर को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके सिंपल स्मॉल सी लिख देना। ठीक है, तो लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम यानी कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय जिस मीडियम की बात चल रही है उसी मीडियम में लाइट की स्पीड। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया शॉर्ट में VO। VO का मतलब क्या है, लाइट की स्पीड इन ऑयल। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, रेशियो है किसके बीच का, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि मैम ये रेशियो है किसके बीच का, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि VG। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम न्यूमरेटर में आएगा लाइट की मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन डायमंड। ठीक है, तो क्या अब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आया होगा। एक और चीज़ है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो ऊपर भी आप स्पीड लिख रहे हो, नीचे भी स्पीड लिख रहे हो, तो ऊपर भी क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड आएगा, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मैं आपको बता रही थी, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना आप दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को आपस में कंपेयर कर रहे हो। अभी तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या कर रहे थे, दो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसको आप कंपेयर कर रहे। बेसिकली आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को आपस में कंपेयर किया जाता है। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहाँ हम बोलते हैं कि हम लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम XYZ किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जब बारी आती है रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड ही पूरी आगे की कहानी बता रहा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो अलग अलग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होंगे उनको हम आपस में रिलेट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। रिलेटिव सवाल ऐसा आता है कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन तो वही रहेगा, या एन ले लो या म्यू ले लो। एन यहाँ पे हमने लिख दिया
अब नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे, सवाल क्या था, व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। ठीक है, इसमें भी हम रेशियो बनाएंगे, ऊपर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो अलग अलग मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को आपस में कंपेयर करना। तो एक मीडियम हो गया हमारे पास ग्लास और दूसरा मीडियम हो गया हमारे पास क्या, वाटर, है ना। एक मीडियम हो गया हमारे पास ग्लास और दूसरा मीडियम हो गया हमारे पास वाटर। अब आप बोलोगे कि मैम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखें या ग्लास का नीचे लिखें कि करें क्या, तो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के पहले जिस मीडियम की बात हो रही है उसको आप लिखोगे पहले यानी कि न्यूमरेटर में, और जिस मीडियम की बात विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के बाद हो रही है उस मीडियम को आप लिखोगे बाद में यानी कि डिनोमिनेटर में। तो मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास पहले आया ना विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के टर्म के, तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। विद रिस्पेक्ट टू के बाद कौन आया था, पानी आया था, तो आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे बाद में। इतना समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लाइट की स्पीड को अलग अलग मीडियम में, या आप बोल सकते हो कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड को हम कंपेयर करते हैं। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ करते हैं, तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड के साथ करते हैं। जब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहाँ पे हम दो अलग अलग मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को आपस में रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, पहले आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर नीचे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो न्यूमिनेटर में आप क्या लिखोगे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और डिनोमिनेटर में आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इस चीज़ को हम एक बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। इसके बाद मुझे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है डाउट में, वो भी हम देख लेते हैं। तो सवाल ये है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से देख लो। जो लाइट की जो स्पीड है किसमें, वाटर में, वो कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, लाइट की स्पीड इन वाटर। ठीक है, VW हमें यही बता रहा है, V मतलब वेलोसिटी या स्पीड और W मतलब क्या, पानी। तो लाइट की स्पीड पानी में कितनी है, इतनी है। सिमिलरली लाइट की जो स्पीड है ग्लास में वो कितनी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है पानी का, आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है ग्लास का, और इसके साथ ही साथ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के ही सवाल एक ही न्यूमेरिकल में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना सीखेंगे। क्या बताया था मैंने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम करते क्या है, इज इक्वल्स टू एक डैश लगा देना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे लाइट की स्पीड इन वाटर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, एयर में होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू लाइट की स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन वाटर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से आपको लाइट की स्पीड इन वाटर मिल जाएगी, ये सवाल में आपको गिवन है। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या करोगे, सॉल्व करोगे ना, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड चला गया, 10⁸ से 10⁸ चला गया, बचा क्या, डेसिमल हटाओ तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, और सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और कर दोगे इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 1.33। तो 1.33 क्या आया, ये आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है,
ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां पे भी हम क्या करेंगे, जैसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इज इक्वल टू लिख देना, एक डैश लगा देना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको कुछ कुछ लिखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम की सवाल में बात हो रही है। कौन सी मीडियम की बात हो रही है, ग्लास की बात हो रही है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऊपर क्या आएगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी मीडियम में, किसके साथ, लाइट की मैक्सिमम स्पीड के साथ। कहाँ होती है, एयर में होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कितना आ जाएगा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड कितनी है ग्लास में, देखो सवाल में दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड गया, 10⁸ से 10⁸ गया, बचा कितना 3/2। ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में तो अब हमारे पास जो दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे गए थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब बारी आती है किसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ पे सवाल ये है, देखो n के बिल्कुल जो बगल में लिखा रहता है वो समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले वाला मीडियम है, और उस वाले मीडियम के बगल में जो मीडियम लिखा होगा वो समझ लो कि वो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के बाद वाला मीडियम है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर यहाँ पे NWG लिखा होता इसका मतलब ये होता कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगेन इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, एक डैश लगा देना। डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ कुछ लिखना है, क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू के, भाई जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, यहाँ पे हम दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को, इंडाइसेस को आपस में कंपेयर करते हैं। तो न्यूमरेटर में कौन लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू के पहले वाला मीडियम यानी कि ग्लास वाला मीडियम, तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला मीडियम कौन है, वो पानी है, तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दैट्स इट। क्या करेंगे, अब वैल्यूज रख देंगे। क्या हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट किया था, हाँ जी बिल्कुल किया था। कहाँ गया, 1.5 की जगह पे अभी हम 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना लिया था हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया था 4/3। ठीक है, अब इतने पूरे को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के घूम जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 9/4। तो मेरे हिसाब से सॉरी 9/8 हो जाएगा, 4 2 8 होता है, तो 9/8 ये कितना हो जाएगा 1.125 ऐसे कुछ इसका आंसर आएगा। आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ये आपको पूरा सवाल समझ में आया। एक ही सवाल में मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। चलो अब इसके बाद में जो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है हमारे डाउट में, उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि सत्यवीर ने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लिखा है लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y इज 2/3। क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y इज 2/3। यानी कि यहाँ पे हमको जहाँ पे भी आपको विद रिस्पेक्ट टू दिखाई दे ना, तो समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला मीडियम कहाँ लिखा है, बाद में ही लिखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y कितना है, 2/3 है। नेक्स्ट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू मीडियम z। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है y का विद रिस्पेक्ट टू z, कितना दिया गया है, वो दिया गया है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z।
पूछा क्या गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z। अब इसके आगे का थोड़ा सा मिसिंग है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। सवाल ये है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो मीडियम X के रिस्पेक्ट में। यहां पे लिख लो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम X, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा एक और चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y, ठीक है। मीडियम Y में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं Vy लिख देती हूँ। Vy का मतलब क्या है, लाइट की स्पीड इन मीडियम Y, ठीक है। तो दो चीजें कौन सी कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम X। तो ये हमें कैलकुलेट करना है दो चीजें, लाइट की स्पीड इन मीडियम Y और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू X। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके पास जो ये हमारे पास वर्ड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू Y, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू करके क्या कर देना है, एक डैश कर देना है। डिनोमिनेटर में भी लिखना है, न्यूमरेटर में भी लिखना है। न्यूमरेटर में कौन सा वाला मीडियम लिखेंगे, वो वाला मीडियम जो कि विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के पहले है। कौन सा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू के पहले है हमारे पास मीडियम Z, तो हम मीडियम Z का यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में सबसे पहले लिखेंगे। कितना हो जाएगा, NZ। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला मीडियम कौन सा है, वो है मीडियम X। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप क्या कर दो, ऊपर नीचे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देती हूं मैं यहाँ पे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपके पास पूरी कहानी क्या आई है, देखो कुछ नहीं है, जो भी चीजें हमको यहाँ पे गिवन है हम एक के बाद एक उसको लिखते जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रिस्पेक्ट टू Y कितना है, 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू Z कितना है, 4/3। हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू X, तो इसको हमने खोल के बस लिख दिया है कि इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z, डिनोमिनेटर में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y को मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया आपने इतना, अब थोड़ा सा अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करोगे, ऊपर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z का एक पेयर बना दो, किसके साथ, नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y के साथ। ऊपर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y का पेयर बना दो किसके साथ, नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका NZ डिवाइडेड बाय, पेयर बनाया है तो ये कितना हो जाएगा, NY इनटू, इसका पेयर बनाया इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा, NY डिवाइडेड बाय NX। क्या ये चीज आपको समझ में आई, ऊपर नीचे जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू X, उसमें आपने क्या किया है, ऊपर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y को मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर क्या किया, ऊपर वाले NZ के साथ नीचे वाले NY का पेयर बना दिया, ऊपर वाले NY के साथ आपने नीचे वाले NX का पेयर बना दिया, और पेयर बना करके आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब इस वाले पेयर को ध्यान से देखो, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Y, ठीक है। क्या ये आपको इसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा, सवाल में हमको क्या गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विद रिस्पेक्ट टू Z, और यहाँ पे क्या आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू Y, दोनों ही क्या है, अपोजिट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू Z कितना दिया गया है, 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z अपॉन, या बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू Y, आप उसको घुमा के लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 3/4। तो आपने क्या लिख दिया, 3/4, ठीक है। सिमिलरली NY अपॉन NX किसकी जैसा दिखाई दे रहा है, इसके जैसा है कि नहीं। इसको अगर मैं खोल के चलो लिख भी देती हूँ, आपको और आसान हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z। तो ये वाली जो चीज़ है, ये इसके
उल्टे में है, ये वाले की वैल्यू कितनी गिवन है 4/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3/4 इनटू ये वाला जो फेज है ये किसके रिवर्स में है, इस वाले फेज के, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y कितना गिवन है 2/3, तो मैं उसको उल्टा करके क्या लिख सकती हूँ 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/8, तो ये क्या आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है आप सभी को? बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ये तभी आपको बनेगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि हाँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम दो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो अलग अलग स्पीड है उसको कंपेयर करते हैं। एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मीडियम कोई भी गिवन होता है, उसमें हम जो लाइट की स्पीड होती है उसको कंपेयर करके किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड के साथ, जो कि कहाँ होती है, एयर में होती है। फिर इसके बाद में एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे हम दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल था ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सवाल था। 3 मीडियम थे टोटल हमारे पास, x, y और z। x, y का जो उनके बीच का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना था 2/3। y, z मीडियम के बीच का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था कितना 4/3। हमसे पूछा गया था z और x रिफ्लेक्टिव या आप बोल सकते हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x हमसे पूछा गया था। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, कुछ नहीं, इस पूरे टर्म को हमने खोल करके लिख दिया। तो न्यूमरेटर में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y के साथ। हमने क्या किया, ऊपर वाले nz को पेयर कराया किसके साथ, नीचे वाले ny के साथ। ऊपर वाले ny को हमने पेयर करवाया nx के साथ, तो बना क्या nz अपॉन ny इंटू ny अपॉन nx। ये जो पूरा टर्म है ये किसके ऑपोजिट है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो पूरा टर्म है ये किसके ऑपोजिट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z। तो उल्टा पुल्टा करके हमने क्या करा, वैल्यू लिख दी 3/4, 3/2 कितना हो जाएगा 9/8। ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर है आप सभी को? अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है, इसको मैं रब कर देती हूँ, थोड़ी जगह चाहिए है लिखने के लिए। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा यह है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। मीडियम y में हमको लाइट की जो स्पीड है उसको आप बोल सकते हो कि कैलकुलेट करना है। एक और चीज़ है यहाँ पे मिसिंग है, सवाल में ये चीज़ आपको दी गई है कि जो लाइट की स्पीड है इन मीडियम x वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको चीज़ गिवन है, लाइट की जो स्पीड है किसमें, मीडियम x में, वो कितनी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपसे मीडियम y में लाइट की स्पीड के बारे में पूछा गया है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आपको x और y मीडियम के बीच में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y कितना है 2/3, इसी को हम यूज करेंगे। तो nxy कितना है, nxy है 2/3। ये nxy है क्या, ये nxy हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y। ठीक है, खोल देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड और उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उसके बीच का रेशियो होता है। तो nx क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन मीडियम x यानी कि vx डिवाइडेड बाय ny क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन मीडियम y कितनी है vy है। तो ऊपर नीचे से c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, कैसे, तो c अपॉन vx इंटू vy अपॉन c, तो c से ये c कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या vy अपॉन vx, इतना बचा। और इज इक्वल्स टू में 2/3 तो आ ही रहा है साथ में, तो 2/3 इज इक्वल्स टू vy हमको कैलकुलेट करना है, vx कितना गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से ये 3 चला गया, बचा कितना 10⁸ मीटर पर सेकेंड चला जाएगा 2 के पास, तो vy कितना आ जाएगा, vy आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप इसका ले सकते हो एक स्क्रीनशॉट। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। सबसे पहले तो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा था निकालना ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x
इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम, तो X वाला मीडियम हमारा, ठीक है। इसके बाद में जो स्पीड है लाइट की मीडियम X में वो गिवन है कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y। तो हमने क्या किया, हमको मीडियम X और मीडियम Y के बीच में एक रिलेशन पता था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रिस्पेक्ट टू Y कितना होता है, 2/3, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X डिवाइडेड बाय, या डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y। तो ये जो NX है, ये जो NY है, ये एग्जैक्टली है क्या, NX हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम X का, NY है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y, ठीक है। तो NX को हम कैसे लिख सकते हैं, C/Vx, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X। NY को हम कैसे लिख सकते हैं, C/Vy, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, Vy क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y। और जब आप इसको पुट करोगे फॉर्मूला में तो C से C कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, बचेगा क्या, Vy/Vx इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 2/3, तो 2/3 इज इक्वल्स टू Vy/Vx। Vx की वैल्यू आपको गिवन है, आपने वैल्यू पुट कर दी, तो Vy कितना आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसका ऑन द काउंट ऑफ 5, ओके। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना ज़रूरी है। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, अब आ जाते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जिसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इस लॉ को हम समझ सकते हैं एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का पेपर दिखाई दे रहा होगा, और इसी पेपर के ऊपर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ज़रा इंसिडेंट रे को देखो, कहाँ गई हमारी इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे। नॉर्मल कहाँ है, ये है। और आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, रिफ्रैक्टेड रे रही हमारी ये वाली। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन पर ही हैं, पेपर के प्लेन पर ही है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे पेपर के प्लेन पे है और नॉर्मल भी पेपर के प्लेन पे है और रिफ्रैक्टेड रे जो है पेपर के प्लेन के बाहर जा रही हो या उसके अंदर की तरफ जा रही हो। तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन पर ही लाई कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो दो सरफेस, जो दो मीडिया का जो इंटरफेस होता है वहाँ पे सेम प्लेन पे लाई करती हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में बारी आती है सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने गिवन पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट रखा हो तो जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आई रिपीट, देखो यहाँ पे हम एक सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि दो सरफेस, दो मीडियम के सरफेसेस जहाँ पे आकर के मिलते हैं उसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो ये एक हमने बना दिया इंटरफेस। नीचे क्या है, नीचे है वाटर और ऊपर है एयर, ठीक है। तो ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, ये दोनों ही मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, और दोनों ही मीडियम के सरफेस जहाँ पे मिल रहे हैं उसको हम कह देते हैं इंटरफेस। इतना क्लियर है। अब हुआ क्या, इंसिडेंट रे आई, चलो बना ही देते हैं इंसिडेंट रे। ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे और इसने पॉइंट ओ पे हमारे इंटरफेस को स्ट्राइक किया है, तो ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या बना देते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। हमारी लाइट को कैसे जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन जो कि मीडियम चेंज हुआ है, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम है, दोनों ही मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होगी, जिसके कारण लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जाना चाहिए था ऐसे, जाएगी कैसे, वो कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से, मतलब क्या, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। बेंड तो हो गई, लेकिन कैसे, नॉर्मल की तरफ। क्यों बेंड हुई है? क्योंकि भाई एयर क्या है, एयर हम बोलते हैं कि एक रेयरर मीडियम है, और जो हमारा वाटर है वो क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये हो गई क्या, हमारी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड। ठीक है, अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे ने, ये जो रे निकल के आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो ये बोलता है कि अगर आपने गिवन पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट रखा है, यानी कि अगर आप अपने मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हो, एयर वाटर एयर वाटर एयर वाटर ही ले रहे हो, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने जो लाइट इंटरफेस पे स्ट्राइक कराई है, तो उस लाइट ने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया है, उसने बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का। कितना बनाया, एंगल 60 डिग्री बनाया। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन जब बारी आती है रिफ्रैक्शन की तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भले ही लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाए, पाथ तो चेंज होना ही है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि पाथ चेंज हो रहा है तो कभी भी नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है वो बराबर नहीं होने वाला। ठीक है, तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला वाला जो रिफ्रैक्शन हुआ है, हमने एयर और वाटर का जो मीडियम है वो कांस्टेंट रखा है। तो पहली बार जब हमने लाइट स्ट्राइक कराई इंटरफेस पे, तो उस लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे निकली उसने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन कितना, 30 डिग्री। अभी के लिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने 1/2, बाकी ऐसा नहीं होता है कि साइन 60 और साइन 30 का जो रेशियो है वो 1/2 है। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए लिया है। अब क्या हुआ, अब दोबारा से मैंने उसी इंटरफेस पे, मीडियम तो मैंने कांस्टेंट रखे हैं, तो अब दोबारा से उसी इंटरफेस पे मैंने इंसिडेंट रे फेंकी है, लाइट फेंकी है, लेकिन इस बार कोई दूसरे एंगल पे। कितने एंगल पे, तो सपोज 50 डिग्री पे। तो इस बार इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया है, इस बार बनाया है 50 डिग्री का। तो रिफ्रैक्टेड रे ने, हम बोलते हैं कि अब क्योंकि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, बेसिकली जो लाइट है वो एयर से पानी में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही होगा। तो समझ लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का बना है, 30 डिग्री का बना है, या 30 नहीं, उसको हम मान लेते हैं 20 डिग्री का। तो साइन 50 और साइन 20 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। भाई आप जो है ना मीडियम सेम रख रहे हो, ऊपर एयर नीचे पानी, लाइट आपकी कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, एयर टू पानी ही जा रही है, कहीं और नहीं जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर टू पानी ही जा रही है। तो भले ही आप टॉर्च से कोई भी एंगल बना करके लाइट फेंको, एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इनिशियली जब आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, तब रिफ्रैक्शन का कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री का, तो कितना आ गया, साइन 60 बाई साइन 30, 1/2। फिर दोबारा आपने क्या किया, दोबारा से आपने उसी इंटरफेस पे टॉर्च फेंक कर, टॉर्च से जो है ना लाइट फेंकी है, कितने का एंगल बना है इस बार, 50 डिग्री का। तो साइन 50 डिवाइडेड बाय साइन 20 मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना आ गया, दोबारा 1/2 आ गया। तो देखो इनिशियली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग था, बाद में अलग था, लेकिन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो रे है, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, लेकिन उन दोनों का जो रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा, जब आपने जो गिवन पेयर लिया है मीडियम का, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। हाँ, अगर आप पहले वाले रिफ्रैक्शन में एयर और पानी ले रहे थे, दूसरे वाले रिफ्रैक्शन में आप क्या करते, पानी की जगह ऑयल ले लेते, तो अब आपने मीडिया का जो पेयर है वो चेंज कर दिया।
जब आपने मीडिया ही चेंज कर दिया तो अब क्या होगा, लाइट की स्पीड और चेंज हो जाएगी, और लाइट की जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो अब यहाँ पे जो रेशियो है ना, ये 1/2 नहीं आएगा, ये कुछ और ही आएगा। आई आपको बात समझ में? तो बस यही दोनों लॉ पढ़ने हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ईजी है, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ यही है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों के तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये है कि अगर गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है कांस्टेंट रखे गए हों तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, बस आपको मीडियम क्या रखने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। एयर वाटर, एयर वाटर, एयर वाटर, या अगर आपको पानी से जो है ना लाइट एयर में डालनी है तो वाटर एयर, वाटर एयर, वाटर एयर। अब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बने, हमें इससे क्या मतलब भाई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसी के रिस्पेक्ट में कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन जाएगा, लेकिन दोनों ही साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना समझ में आ गया? चलो अब एक और चीज़ ये है कि जो स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन का, इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। कैसे? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हमने क्या सीखा है, कांस्टेंट सीखा है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये स्नेल्स लॉ का दूसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहला फॉर्म क्या हुआ कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया को कांस्टेंट रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना क्लियर है आप सभी को? अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ही ये क्या है, दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम 2 और मीडियम 1 से क्या मतलब है, जिस मीडियम से इनिशियली इंसिडेंट रे आ रही है वो कौन है, हमारा मीडियम 1 है, और इसके बाद में रिफ्रैक्ट होकर के जिस मीडियम में लाइट जा रही है हमारी वो क्या हो जाएगा, मीडियम 2 हो जाएगा। तो मीडियम 1 से लाइट आ रही थी और मीडियम 2 में लाइट गई है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने लिखना सिखाया है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पहले ही सिखा दिया लिखना। ठीक है, जो मीडियम विद रिस्पेक्ट टू के पहले लिखा होता है उसको हम एन के बिल्कुल पहले लिखते हैं, पास में लिखते हैं, और जब बात आती है फ्रैक्शन की तो विद रिस्पेक्ट टू के पहले जो मीडियम होता है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो वाला मीडियम जो कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा है, तो कौन लिखा है, मीडियम 1, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n अपॉन n1। अब किताबों में लिखा रहता है कि n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से आ गया, कुछ नहीं किया है, यहाँ तक समझ में आया है ना। अब क्या करोगे, n1 को ले जाओ LHS में और साइन आर को ले जाओ कहाँ, साइन आर को ले जाओ आप RHS में, तो कितना हो जाएगा, n1 साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही है, कोई और चीज़ नहीं है। ये किताबों में आपने लिखा हुआ देखा होगा। ये कहाँ से आया है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ से आया। देखो आपको ना अब इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, वो तो समझने वाली बात थी जब हम ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाले में। जब हमने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था उस समय मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बताया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे लिखोगे कि भाई फर्स्ट फॉर्म ये होता है, सेकंड फॉर्म ये होता है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। डायग्राम बनाना मत भूलना, बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि डायग्राम फिजिक्स में अगर स्कोर करना है, बायोलॉजी में अगर स्कोर करना है तो डायग्राम जिस चीज़ का है उस चीज़ के साथ बना डालो, भले ही आप थ्योरी ना लिखो। कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम कम पड़ जाता है तो समझ में नहीं आता कि थ्योरी लिखें या डायग्राम बनाएं, तो हम सोचते हैं कि डायग्राम में कौन टाइम वेस्ट करे, फटाफट से थ्योरी लिख लेते हैं। बल्कि थ्योरी नहीं, आपको डायग्राम बनाना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्म आप ये लिख दोगे, डायग्राम बनाओगे, इसके बाद में लिखोगे कि ये स्नेल्स लॉ का क्या है, दूसरा फॉर्म है,
कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। n1 को ले गए साइन i के पास, साइन r को ले गए n2 के पास, तो कितना आ गया, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलो आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। तो जिन जिन बच्चों का डाउट था कि मैम रिफ्रैक्शन क्या होता है, अच्छा ये चीज़ भी ध्यान रखना, आपको साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बॉक्स आपको ध्यान रखना ही रखना है। भाई 10th में आ गए हो, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ली होगी है ना, तो साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबको याद होनी चाहिए। अभी तक याद नहीं की थी तो अब कर लेना। तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आई होप कोई भी डाउट अब बच्चे को नहीं होगा। ये जो सवाल था कि मैम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 कब होता है, तो ये सवाल भी आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने आगे के डाउट्स पे। तो रिफ्रैक्शन हो गया है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर लिए हैं, और ये सत्यवीर सिंह ने जो डाउट पूछा था ये भी बहुत अच्छा था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बच्चे का डाउट है जिसका नाम है समित सिंह। 2 डाउट्स हैं इनके, एक है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है और इसके बाद में डिफाइन 1 डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। लेंस हमने स्फेरिकल लेंस हमने 2 पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस और एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। सिमुलेशन से हम ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, यानी कि वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब हमारे कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, ये एक लेंस है। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि लाइट जो है वो हमारे लेंस के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमने सिमुलेशन से ये सीखा था कि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जब ऐसी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद में जो रिफ्रैक्टेड रेज बाहर निकलेंगी वो एक कॉमन पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई क्या, आगे जाकर के कन्वर्ज, और ये कहाँ कन्वर्ज हुई हैं, तो ये हुई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पैरेलल इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज करने में बहुत ही माहिर है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस हम बोलते हैं कि डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, यानी कि वो वाली इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जैसे ही हमारे कॉनकेव लेंस के अंदर घुसती हैं रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये डाइवर्ज हो जाती हैं। पैरेलल रेज के लिए हम बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आए कि पैरेलल रेज हमेशा पैरेलल ही रहती हैं, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन 10th में आकर के कंसेप्ट थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो अब पैरेलल रेज के लिए हमने ये सीखा कि पैरेलल रेज भी कहीं आगे जाकर के मिल सकती हैं। कितना आगे, तो बहुत आगे, बहुत कितना आगे, तो इन्फिनिटी पे। तो पैरेलल रेज भी आगे जाकर के इन्फिनिटी पे जाकर के मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइवर्जिंग टाइप की रेज की, तो डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलने वाली है। जो भी इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उनको उठा करके डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस क्या है, हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये हो गया कन्वर्जिंग और ये हो गया क्या, हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि पावर ऑफ लेंस क्या है। तो पावर ऑफ लेंस हम बोलते हैं कि एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की कि वो रेस को क्या कर से, जो लाइट की जो रेस उसके ऊपर गिर रही है उसको क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके। तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वही लाइट रेस को कन्वर्ज कर पा रहा है, बाकी जो कॉनकेव है वो तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी पावर क्या हो जाती है, इसकी पावर हो जाती है पॉजिटिव और इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लेंस की एबिलिटी कि उसके ऊपर पड़ रही इंसिडेंट रेस को वो क्या कर सके, डाइवर्ज करा सके, उसे हम कहते हैं, उस एबिलिटी को हम कहते हैं उस लेंस की पावर।
क्योंकि हमारा केवल कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए उसकी पावर पॉजिटिव है। जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग है, वो तो कभी भी कन्वर्ज नहीं करवाने वाला, इसलिए उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फिर इसके बाद में पावर का एक रिलेशन होता है किसके साथ, लेंस की फोकल लेंथ के साथ, कि पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। ठीक है, हमेशा मीटर्स में ही लिखना है। तो पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी, एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। याद होगा हमने जो वन शॉट इसका वीडियो देखा था, सेशन जब हम देख रहे थे रिवीजन का, उस समय मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि जो मोटा होता है लेंस उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है। भाई हम अभी कॉन्केव लेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो लीग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। कन्वर्ज करना तो छोड़ो, ये तो उल्टा डाइवर्ज कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी कॉन्वेक्स लेंस की, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस भी तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं ना, नॉट अलग अलग शेप, मतलब कि अलग अलग फोकल लेंथ के हो सकते हैं। तो जितना मोटा होगा कॉन्वेक्स लेंस उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम होगी। और जितना पतला होगा कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी पावर कम होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जितना मोटा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम है। और जितना पतला होगा कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, लेंस की फोकल लेंथ के साथ। स्मॉल f से फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं। और आपको हमेशा फोकल लेंथ किस में लेनी है, जब आप पावर को कैलकुलेट कर रहे हो हमेशा मीटर्स में ही लेनी है। फिर जो ये सवाल है कि 1 डायोप्टर, बेसिकली जो लेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। तो 1 डायोप्टर क्या है, एक ऐसी पावर है लेंस की, एक ऐसे लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपका ये जो डाउट है समित सिंह, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, हाउ टू लर्न, आरती आर्यन ने पूछा है, हाउ टू लर्न द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन बोथ लेंस एंड मिरर। रिमझिम श्रीवास्तव ने पूछा है, how to learn through magnification that it is a concave mirror or convex mirror or a convex lens or concave lens। तकीर ने पूछा है, is wavelength changes when light travels from one medium to another medium, please answer me ma'am it is। ठीक है, तो इनने पूछा है कि वेवलेंथ जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या चेंज होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। बेसिकली जब अभी जो मेरा वन शॉट का वीडियो हमने डाला था किसका, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रिज्म के अंदर जाते ही एक वाइट लाइट जो होती है वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वाइट लाइट है वो बहुत सारे कंपोनेंट कलर की लाइट से मिलकर बनी होती है। जब इनिशियली लाइट एयर में ट्रेवल कर रही होती है तो सभी कंपोनेंट कलर की लाइट्स की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो वाइट लाइट दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, प्रिज्म के अंदर जाती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप को क्या कर लेती है, स्टेबल कर लेती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको तब बताया था, v = λ × फ्रीक्वेंसी। तो जो लाइट की वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, बेसिकली हमारी जो लाइट है, वाइट लाइट जो है वो जैसे ही एक प्रिज्म के अंदर जाती है, फ्रीक्वेंसी अपने आप को स्टेबल कर लेती है, वो बोलेगी अब हम चेंज नहीं होंगे। जिसके कारण क्या होता है, हर एक लाइट की जो वेवलेंथ है, भाई हमने देखा था कि जब भी रेनबो फॉर्मेशन होता है तो हमको हमेशा विबग्योर मिलता है ना, विबग्योर मिलता है, VIBGYOR। सिमिलरली जब लाइट का डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म से जैसे ही व्हाइट लाइट बाहर निकलती है तो इन 7 रेनबो कलर्स में ही निकलती है। सबसे नीचे कौन सी होती है, वॉयलेट, और सबसे ऊपर कौन सी होती है, रेड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वॉयलेट लाइट है इसका जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है और रेड लाइट का हम बोलते हैं सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सभी 7 कलर की जो लाइट्स हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमारी जो वाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, डिफरेंट कलर लाइट्स की बनी होती है, और सभी कलर की लाइट्स की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर गई, फ्रीक्वेंसी ने बोला अब हम चेंज नहीं होंगे, अब हम कांस्टेंट हो गए।
अब जो कि हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, यानी कि अब जो लाइट की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। सभी लाइट की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, जिसके कारण सभी लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और इसीलिए जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकलती है ना बाहर, तो वो कैसे निकलती है, रेनबो फॉर्म करके निकलती है, यानी कि एक के बाद एक लाइट अपनी अपनी वेलोसिटी, अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बाहर अलग अलग तरह से निकलते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या लाइट की जो वेवलेंथ है वो एक से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो चेंज होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो मैंने कर दिया है। मैग्नीफिकेशन से कैसे पता कर सकते हैं ये भी अभी हम देख लेंगे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ टू लर्न द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन बोथ लेंस एंड मिरर, इसका बस इतना सा ही जवाब है कि एनसीईआरटी के अंदर जो 4 टेबल्स दी गई हैं, दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स के लिए और दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के लिए, ये चारों ही टेबल्स आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ये वाली है कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर में आपके पास 6 केसेस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के, इन्फिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस पे, फिर फोकस और मिरर के पोल के बीच में। ठीक है, ये है कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास केवल 2 ही केसेस आते हैं, एक तो आपने रखा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे और दूसरा आपने रखा है इन्फिनिटी और मिरर के पोल के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस हैं केवल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस अच्छे से याद हो गए ना, तो फिर आपके लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जो केसेस आपके पास कॉन्केव मिरर के लिए हैं वही केसेस आपके पास किसके लिए हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो जाएंगे। जो केसेस आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही केसेस हो जाएंगे किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। उल्टा हो जाता है। तो आपको ये चारों ही टेबल, ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर की हो गई, अब ये होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ये होती है कॉन्केव लेंस की। ठीक है, उसको उल्टा कर लेना, ये है कॉन्केव लेंस और इसके पहले वाली कौन सी थी, इसके पहले वाली थी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये चारों टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर एक बार ही आपको टेबल याद हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और कहाँ उसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। रे डायग्राम्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो एक बार हम फटाफट से चारों ही टेबल्स को याद कर लेते हैं, एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। ठीक है, रूल बस यही हो सकता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के पास लेकर के आते जाओगे, वैसे वैसे जो इमेज है वो दूर होती जाएगी। देखो, जब अभी हमारे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, तो जब आप कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, यानी कि बहुत दूर रखते हो, तो उसकी इमेज का बनती है, फोकस पे बनती है। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, यानी कि आप अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नज़दीक लेकर के आ गए हो, पहले आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया था, अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेकर के आए हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तो इमेज का बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है उठा करके ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज का बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाएगी, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप जब ने ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसकी इमेज भी तब वहीं बन रही थी। अब जैसे ही आप और ऑब्जेक्ट को पास लेकर के गए कॉन्केव मिरर के, इमेज जो है और पीछे हो गई, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चली गई। ऑब्जेक्ट को आप और पास लेकर के आ गए, फोकस पे आपने ला करके रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बन गई, और दूर चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को, केवल एक इकलौता ही केस ऐसा होता है जहाँ पे जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के पोल के बीच में रखते हो, तो इमेज कहाँ बन जाती है, इमेज बन जाती है मिरर के पीछे, यानी कि फिर वो बन जाती है वर्चुअल और इरेक्ट, और पीछे हो गई वो। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आते जाओगे, इमेज जो है वो दूर 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 और दूर होती जाएगी। सिर्फ एक ऐसा केस आता है जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास रख दिया है, मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर हमेशा एक ही बार बनाता है। इसके अलावा उसकी इमेजेस बाकी सारी कैसी होती हैं, रियल और इन्वर्टेड ही होती हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, यहाँ पे देख लो, इन्फिनिटी पे जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज का बनी, फोकस पे रखी। इसके बाद में आप इन्फिनिटी से लेकर के मिरर के पोल के बीच में कहीं भी आप रख लो, इमेज का बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनने वाली है और कहीं नहीं बनेगी। ठीक है, बस यही दो केस हैं।
फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम बोलते हैं कि अगर पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी है, तो इमेज का बनेगी f2 पे बनेगी। f1 f2 ये सब याद है कि नहीं आपको लेंस के केस में? जैसे ये क्या है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक लेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को C नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम 2f1 और 2f2 बोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया क्या, 2f1 और यहाँ पे आ गया 2f2। इतना क्लियर है आपको, क्योंकि ये क्या है, लेंस है, मिरर नहीं है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज का बनी f2 पे बनी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। जब आपने 2f1 के पीछे रखा है, यानी कि इन्फिनिटी से और पास में लेकर के आ गए हो आप ऑब्जेक्ट को लेंस के, तो इमेज का बनी, इमेज अब दूर हो गई, f2 और 2f2 के बीच में बनी। जब आपने 2f1 पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का बन गई और दूर, यानी कि 2f2 पे बन गई। जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, f1 पे रखा है, तो इमेज का बनी और दूर चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज का बनेगी f1 के पीछे बनेगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस भी हमारी केवल एक ही बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो। इसके अलावा हमेशा वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर के आते जाओगे, भाई ये लेंस है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो लाइट है वो लेंस के अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद बाहर निकलेगी, तो जब बाहर निकलेगी जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आते जा रहे हो, इमेज जो है लेंस के और दूर होती जा रही है। फिर इसके बाद में लास्ट आता है अपना क्या, कॉनकेव लेंस। कहाँ गया कॉनकेव लेंस, ये रहा। तो इसके पास केवल दो ही केसेस हैं। एक है जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, तो इमेज का बनेगी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी f1 पे। जब आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे कहीं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, तो केवल यही दोनों केसेस है किसके, हमारे कॉनकेव लेंस के। इसको कॉनकेव कर लेना काट के, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो तरीका वही है, जैसे आपके पास 2 वीक्स हैं, तो एक वीक में आप जो है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के चार्ट्स पे फोकस करो, डेली बेसिस पे रीड करो, रटना नहीं है, बस रीड करना है। ग्रेजुअली क्या होगा ना कि पढ़ते पढ़ते अपने आप वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आप स्फेरिकल लेंसेज पे फोकस करो, स्फेरिकल लेंसेज के दोनों चार्ट्स को अच्छे से बैठ के जो है ना रीड कर लो। तो दिन में आपको केवल 5 मिनट देना है इन चारों चार्ट्स को, अपने आप 1 से 2 वीक में आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि बच्चों के न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स थे। तो पहला डाउट क्या है, सचिन कुमार का है। इनके 4 क्वेश्चंस हैं और जो 4th क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं अब। बिटवीन which 2 points of concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of। अब यहाँ पे जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो रिमझिम का जो डाउट था कि मैम मैग्निफिकेशन से कैसे जो है ना पता करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या लेंसेज के बारे में, तो वो भी आपका साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि कॉनकेव मिरर लिया गया है। अब इस कॉनकेव मिरर में के सामने हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाए, -3 या हो जाए +2.5 या हो जाए -4, ये सॉरी -0.4। अब अगर आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज और एक होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना। लेंसेज का भी होता है, मिरर्स का भी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको मैंने कैसे बताया था, न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, इमेज की हाइट, डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट की हाइट। कैसे याद रखोगे, जब भी हम पहली बार किसी को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। तो hi, हाई का ऊपर ले आया ना, तो वो क्या बन जाएगा, इमेज की हाइट। ठीक है, इसका दूसरा रिलेशन भी होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ, वो कितना होता है, -v/u। जब हम बात करते हैं मिरर की तो m इज इक्वल टू -v/u होता है, और जब लेंस की बात करते हैं तो लेंस में m इज इक्वल टू v/u आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि कॉनकेव मिरर लिया गया है। मैग्निफिकेशन पहला वाला केस देखते हैं, कितना है, m इज इक्वल टू -3। m कितना है भाई, यहाँ पे -3 है। तो अब ये -3 मैग्निफिकेशन कब आएगा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, चलो वो छोड़ो, ये जो 3 है, ये 3 क्या बता रहा है हमको, भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। अगर मैं बोल रही हूँ मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है, 3 मतलब क्या,
कि आप बोल सकते हो कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब क्या कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है ना। न्यूमरेटर अगर आपका मैग्निफिकेशन 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि इमेज की हाइट यानी कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में क्या है, इमेज की हाइट है, यानी कि डेफिनेटली कॉनकेव मिरर एक ऐसी इमेज बना रहा है जिसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। ऐसा कब होता है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, यानी कि सेम साइज की बनती है। इसके बाद में जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे लेकर के आते हो तो इमेज जो है पीछे बनने लगती है, और वो इमेज कैसी बनती है, साइज में बड़ी बनती है। सिर्फ एक ऐसी इमेज आती है जहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के आप बोल सकते हो कि पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है ना। तभी इमेज का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। m इज इक्वल टू -3 है। आप कंफ्यूज माइनस के साथ नहीं होगे, माइनस अलग होता है, 3 अलग होता है। अभी हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं। नंबर 3 है, इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या, 1 से ज़्यादा है, मतलब क्या कि इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। इमेज की हाइट या साइज उसकी बड़ी कब होगी, जब कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे रखेंगे। एग्जैक्टली कहाँ रखेंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोल रहे हैं अब 3 हो गया, अब माइनस साइन को डिस्कस करते हैं। माइनस साइन का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर्स के केस में कितना होता है, -v/u, ठीक है। अब फिर मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाय साइन कन्वेंशन जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो तो चाहे लेंस हो चाहे वो कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ले लूँ, नेगेटिव ले लूँ, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन किसका है, फॉर्मूले का है। और अगर मेरा यहाँ पे v क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इमेज का बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है, तो क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, v/u, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। भाई जैसे ही हमने देखा कि मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल के बीच में रखा गया है। और वहाँ पे 3 केसेस होते हैं। एक केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, एक होता है एट फोकस, और एक होता है फोकस और पोल के बीच में। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज का बनती है वर्चुअल, यानी कि मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है मैग्निफिकेशन का, -3 का, कि इमेज जो है वो वर्चुअल नहीं है। क्यों वर्चुअल नहीं है, अगर इमेज वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। और ये क्या है, माइनस, ये है माइनस, फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v/u इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया, पॉजिटिव। तो अगर इमेज वर्चुअल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। लेकिन क्या हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, नहीं, वो तो नेगेटिव है, -3 है। इसका मतलब क्या कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली फोकस और पोल के बीच में तो नहीं रखा गया है, वो कहाँ रखा गया है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, -3 में आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। अगर आप बोल रहे हो कि फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस हिसाब से मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट आ गया, इसके बाद में आता है सेकंड। सेकंड क्या है, +2.5। अब +2.5 का क्या मतलब है, देखो इधर पे +2.5, डेसिमल हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5/2 प्लस 5/2 क्या है, मैग्निफिकेशन है। अब 5 क्या है, इमेज की हाइट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। अभी अभी हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कैसी हो रही है, वर्चुअल हो रही है ना। भाई इमेज वर्चुअल है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर v पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का माइनस और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा और मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, कॉनकेव मिरर के केस में, जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी, ऑन द पॉजिटिव एक्सिस बनेगी। तो यहाँ पे
m कितना आ रहा है, प्लस 2.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है वो कैसे होती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है। तभी तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ रही है 5 और ऑब्जेक्ट की कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। इसीलिए इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है। ठीक है, तो प्लस 2.5 कब आएगा, जब इमेज को, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस और पोल के बीच में। फिर इसके बाद में आता है माइनस 0.4। माइनस 0.4 का मतलब क्या है, डेसिमल हटा दो, नीचे आ जाएगा 10, ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है 2/5। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इमेज की जो हाइट है वो कैसी है, छोटी है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, बड़ी है ना। ऐसा कब होता है भाई, ऐसा तभी होता है कॉनकेव मिरर के केस में। भाई जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज का बनती है, उसी पे बनती है। कैसे बनती है, सेम साइज की बनती है। लेकिन जब आप अपने ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब रखते हो, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे रखते हो तो इमेज कैसी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो हाईली डिमिनिश्ड बनती है। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है मैग्निफिकेशन का, कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि इमेज का बनी है, इमेज बनी है मिरर के सामने, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो माइनस 4.3 कब बनेगा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स। और एनसीईआरटी ने क्लियरली बोल दिया है कि आपको लेंस कहाँ रखना है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो लेंस फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि v और u दिया गया है। तो 1/v माइनस 1/u कितना हो जाएगा, 1/f। 1/v कितना है, वही तो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कितनी है 10 है। ठीक है ना, ये रहा प्लस, प्लस किसका साइन है, फॉर्मूले का साइन है। फिर इसके बाद में u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ये कितना हो जाएगा 10 और 25। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15, और ये कितना हो जाएगा 250। तो 5 3 15, 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 50/3। ये क्या आ गया भाई, ये आ गई है इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस कितना आया है, इमेज का डिस्टेंस आया है 50/3 सेंटीमीटर। आगे इसको और सॉल्व कर लेना। v कितना आया, 50/3 आया है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या बता रहा है, पॉजिटिव ये बता रहा है कि इमेज कहाँ बनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनी है। और क्लियरली सवाल में बोला गया था कि जो लेंस है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग है ना। लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस केवल एक केस को छोड़ करके हमेशा इमेज कैसी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है। इसीलिए इमेज डिस्टेंस क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो डेफिनेटली अगर इमेज पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और क्या पूछा गया था, पोजीशन होगी। अच्छा, साइज भी बताना है। साइज कैसे बताओगे, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में कितना होता है, v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। ठीक है, तो v कितना आया है, v आया है अपना 50/3। u कितना है, हमेशा आप उसको क्या लोगे, नेगेटिव में ही लोगे, -25 इज इक्वल्स टू, इमेज की हाइट कितनी है भाई, इमेज की हाइट तो हमें निकालनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट, यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की साइज हमको यहाँ पे बतानी है, सॉरी इमेज की साइज बतानी है। तो इमेज की साइज हो गया, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, और हो जाएगा 2।
फिर इसके बाद में ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10/3 माइनस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट। तो ये -10/3 क्या आ गया, -10/3 आ गई इमेज की हाइट। अब बोलोगे कि मैम हाइट नेगेटिव में कैसे आ सकती है, क्योंकि भाई हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आती है इमेज। तो इमेज की हाइट कितनी आई है, माइनस में क्यों आई है, क्योंकि वो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो रियल है, इन्वर्टेड है और कहाँ बनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनी है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter a 6 centimeter tall object be placed so as to obtain its image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of the image formed. कॉन्केव लेंस है, अब इस बार कौन सा लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ कितनी गई है, -20। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस ही होती है, नेगेटिव ही होती है। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। प्लेस्ड so as to obtain its image at 15 centimeter from the lens. अब आप खुद ही सोचो, जो कॉन्केव लेंस है हमारा वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि हमेशा ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो इसलिए v कितना हो गया, -15। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है और इमेज की साइज पूछी है, कैसे निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, 1/v है -1/15। पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है, तो फोकल लेंथ को यहाँ ले आएंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वहाँ ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/f इज इक्वल टू 1/u। तो -1/15 माइनस, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का साइन है, और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, अपॉन 1/-20 इज इक्वल टू 1/u। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 प्लस 1/20 ये कितना हो जाएगा, 15 × 20 ये हो जाएगा -20 प्लस 15 ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 300। 5 1 5, 5 6 30। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पूछा गया है इमेज की हाइट। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस कितना होता है, v/u इज इक्वल टू इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट कितनी है वही तो निकालनी है, और ऑब्जेक्ट की कितनी गिवन है, ऑब्जेक्ट की गिवन है 6 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना आया है भाई, इमेज का डिस्टेंस आया है -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, -60 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 60 होता है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, सॉरी ये जीरो से, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचा, इमेज की हाइट आई है 1.5 सेंटीमीटर। माइनस में या पॉजिटिव में है, तो भाई पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज का बनी है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस लेकिन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सचिन कुमार के कुछ दिए गए डाउट्स थे जो कि हमने अभी अभी सॉल्व कर लिए हैं। एक और ये डाउट है मनन माहेश्वरी का, मैम माय डाउट इज अ स्टॉप सिक्योरिटी मिरर 5 मीटर फ्रॉम सर्टेन आइटम्स डिस्प्लेड इन द शॉप प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्निफिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, बोला जा रहा है कि एक स्टॉप सिक्योरिटी मिरर है जो कि कुछ डिस्प्लेड आइटम से 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप बोलो, इसमें दिया गया है कि मैग्निफिकेशन कितना है, 1/10 है। 1/10 मतलब कि 1/10 मैग्निफिकेशन। अब जो कि मिरर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है मैग्निफिकेशन कितना है, 1/10 है, यानी कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से अलग है, कम है। तो देखो मिरर 3 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लेन और 2 हो सकते हैं स्फेरिकल, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर तो ये है ही नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि प्लेन मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज की साइज है वो किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एक बराबर नहीं है। तो जब एक बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये डेफिनेटली एक
प्लेन मिरर नहीं है। तो अब बचा क्या, या तो ये कॉनकेव मिरर हो सकता है या ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैग्निफिकेशन दिया गया था -1/10 उसके हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया। मैग्निफिकेशन कितना दिया है 1/10 और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन कितना होता है -v/u। u तो हमको यहाँ पे गिवन था कितना है 5 मीटर है। हमेशा u किस में लिया जाएगा, माइनस में ही लिया जाएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन किसका है, फॉर्मूले का माइनस साइन है। v के बारे में अभी कोई अते पते नहीं है। u हमने किस में लिया है, u हमने लिया है -5, तो ये माइनस से ये माइनस साइन चला गया 5, ये हो गया कितना 2 × 10, ठीक है। तो v कितना आ गया, v आ गया अपना 1/2 मीटर यानी कि 0.5 मीटर। v पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इमेज कैसी है, इमेज हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनी है। इमेज क्या बनी है भाई, इमेज बनी है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कब बनेगी, तभी बनेगी ना जब वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। कब होगी, जब इमेज कैसा होगा, जब मिरर हमारा कॉन्वेक्स टाइप का होगा तभी इमेज कैसी बनेगी, आप बोल सकते हो कि वर्चुअल बनेगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2, तो 2f कर दो तो r आ जाएगा। f निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले से 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u पता है, v पता है, f आ जाएगा कितना 5/9। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 10/9, कितना मीटर्स में, ठीक है। चलो आई होप ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, मनन आपको। चलो फिर इसके बाद में क्या है, देखो वैसे तो डाउट्स बहुत ही सारे हैं लेकिन मैं सारे डाउट्स एक ही सेशन में नहीं बता सकती हूँ, तो जो छूट गए हैं डाउट उनको मैं बाद में बता दूंगी। प्रांजल का क्वेश्चन था कि मैम व्हेन इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर लार्जेस्ट, व्हेन इट इज बिटवीन F and C और व्हेन इट इज एट फोकस, प्लीज टेल। तो भाई अभी अभी हमने देखा, भाई ये चार्ट देखो आप, ये वाला कहाँ गया NCERT का, जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कैसी बनती है एनलार्ज। जब फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज क्या बन जाती है, हाईली एनलार्ज। तो प्रांजल आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जब इमेज को आप कहाँ रखोगे, फोकस पे रखोगे तो इमेज ज़्यादा बड़ी मिलेगी, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में क्या है, इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है शायद, आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ जी बिल्कुल होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि सरफेस रफ होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, वो हर किसी डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये हर कहीं जा रहे, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, बिल्कुल फॉलो होगा। फिर इसके बाद में क्या है, मैन व्हेन इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ये तो हमने अभी अभी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, When a ray of light not bend when passes through optical center। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो वो बेंड इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लेंस के, तो वो स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है तो सीधे सीधे ट्रैवल हो जाती है, उसमें बेंडिंग नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है, सिर्फ इकलौता रीज़न यही है कि जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाता है। क्या लेंस में रिफ्लेक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन तब जब आप लेंस को क्या कर दो, एक तरफ से पॉलिश कर दो। क्रिटिकल एंगल और